हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए 100 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हर एक एग्जाम में आते ही रहते हैं। देखो, मुख्य सेविका का एग्जाम बहुत ही पास है। जो एग्जाम दे रहे हैं यानी कि एग्जाम जो देने वाले हैं उनको पता होगा कि कितनी तारीख का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में आते रहते हैं। खास करके जो ऐसे क्वेश्चन है मुख्य सेविका में कहीं ना कहीं एक बार ये क्वेश्चन आया ही हुआ है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आप वो कार्य करके पैसा नहीं कमा सकते, पूंजी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे है पहला वाला का 10 का नोट, ख ऑप्शन है फैक्ट्री भवन, ग ऑप्शन है टैक्सी, घास ऑप्शन है औजार। यानी कि 10 नोट से आप कुछ भी सब्जी खरीद सकते हो, टॉफी खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो ना। फैक्ट्री भवन में आप काम करते हो, इसके अलावा टैक्सी चला करके आप इनकम कमा सकते हो। लेकिन औजार यहाँ पे आपका पूंजी नहीं माना जाता ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, बचत का प्रमुख प्रयोजन है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा लिखा, हम जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं। अगर आपको इसका जवाब देर में जानना है, यानी कि आपको पहले आपको जवाब ढूंढना है, उसके बाद मेरे जवाब को सुनना है, तो वीडियो थोड़ा धीरे धीरे करके देखना, यानी कि रोक रोक के सुनना, ठीक है। का ऑप्शन है भविष्य के आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए, ख ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, ग ऑप्शन है विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, घ ऑप्शन है सुख प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन, यानी कि भविष्य के आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बचत कौन सी है। यानी कि कौन सा बचत यहाँ पे सही बचत आप इससे कर सकते हो। ऑप्शन में क ऑप्शन हमारा है उपलब्ध धन की तिजोरी में रख देना, इससे आप बचत कर सकते हो। या फिर ख ऑप्शन महंगी एवं संख्या में अधिक वस्त्र खरीद लेना। ग ऑप्शन है यूटीआई की किसी योजना के अंतर्गत धन जमा कर देना। घ ऑप्शन है आभूषण खरीद लेना, ठीक है। तो तीसरा का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूटीआई की किसी योजना के अंतर्गत जमा कर देना। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बचत में आपके नहीं आते हैं। अब तीसरा हो गया। अब चौथे की बात करें, बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन कौन है। ऑप्शन हमारा है बॉक्स में रखना, ख ऑप्शन है बैंक में जमा रखना, ग ऑप्शन है पड़ोसियों के घर रखना, घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन को सही से समझ भी रहे हैं और जवाब इसको दे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में यह क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं इजी आपको लगते हैं, वैसे ही एग्जाम हॉल में भी ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन डर की वजह से क्या हो जाता है कि हम हड़बड़ी में हो जाते हैं। तो जब एग्जाम हॉल में जाना तब ये सोचना, ये समझ करके हल करना कि जैसे हम घर पे बैठ के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन तो बता ही दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ख ऑप्शन, यानी बैंक से जमा रखना। यहाँ पे 2-3 टिक ऐसे हैं जो टिक लगा हुआ, बाकी इधर पीछे जितने जाएंगे तो आपको टिक लगा हुआ सही राइट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखा है किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक कौन सा कहलाता है, ठीक है। का ऑप्शन है ट्रेवलर चेक, ख ऑप्शन है क्रॉस चेक, ग ऑप्शन है उपहार चेक और घ ऑप्शन है ऑर्डर चेक होता है। तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा उपहार चेक, यानी कि ग ऑप्शन आपका सही हो जाता है। छठवें क्वेश्चन की बात करें, छठवां क्वेश्चन है, बैंक में कम से कम कितने रुपए की राशि को खाता खोला जा सकता है। ऑप्शन हमारा का है रुपया 1000, ख ऑप्शन है रुपया 200, ग ऑप्शन है रुपया 100 और घ ऑप्शन है रुपया 500। तो छठवां का राइट आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन, यानी कि आपको खाता खोलना है तो उसके लिए 500 रुपये की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होता है। तो ग ऑप्शन है वार्षिक बजट, ख ऑप्शन है मासिक बचत, ग ऑप्शन है साप्ताहिक बजट, घ ऑप्शन है दैनिक बचत। तो व्यय में संतुलन के लिए आपका उपयुक्त साधन जो होता है वो होता है आपका मासिक बचत, यानी कि जब महीने में आप जब बजट बनाते हो तो वो बजट सही होता है। दैनिक रोज बजट नहीं, वार्षिक बजट भी नहीं, साप्ताहिक, यानी कि महीने में जितनी आपकी सैलरी आती है उसके हिसाब से बजट बनाते हो तब आपका सही रहता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, लिखा संचयिका जमा खाता किसके लिए है। क ऑप्शन है वृद्धों के लिए, ख ऑप्शन है स्कूली बच्चों के लिए, ग ऑप्शन है नौकरी करने वालों के लिए, घ ऑप्शन है श्रमिक वर्ग के लिए। तो आठवां आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी के लिए संचय का जमा खाता खोला गया है तो वो किसके लिए खोला गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कूली बच्चों के लिए संचय का जमा खाता खोला जाता है। अब 9वां क्वेश्चन है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ये भी बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, लिखा का ऑप्शन 1967,
ख ऑप्शन है 1966, ग ऑप्शन है 1964 और घ ऑप्शन है 1974। तो नौवां का राइट आंसर हो जाएगा 1964 में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन, किसी यात्री के अवसर पर प्रयोग में आने वाला चेक कौन सा होता है, यानी कि यात्री के लिए अगर कोई चेक होता है तो उस चेक को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 10वां का यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन पहला हमारा है ट्रेवलर्स चेक, उसके बाद में हमारा है उपहार चेक, ग ऑप्शन है क्रॉस चेक और घ ऑप्शन है ऑर्डर चेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेवलर्स चेक, जिसे कि यात्री चेक कहा जाता है, हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेवलर्स चेक कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, यानी कि 11वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपसे पूछ रहा है कि उबालने से जल की कौन सी कठोरता दूर की जा सकती है। ऑप्शन हमारा है का अस्थाई कठोरता, ख ऑप्शन है अस्थाई कठोरता, ग ऑप्शन है अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरताएं, या फिर घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो कठोरता दो प्रकार से होती है, एक अस्थाई होती है, एक अस्थाई होती है। तो अस्थाई कठोरता का उबालने से वो खत्म हो जाती है उसकी कठोरता, लेकिन जो अस्थाई होती है वो उबालने से खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो 11वां का यानी कि दूसरा का यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई कठोरता। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन हमारा है वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी है। देखो यहाँ पे पहले भले ही दूसरा तीसरा लिखा है, लेकिन हम 12वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है। ऑप्शन हमारा है मृदु जल, ख ऑप्शन है कठोर जल, ग ऑप्शन है शुद्ध जल, घ ऑप्शन है कठोर या मृदु दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे वस्त्र धोने के लिए आपको कौन से जल की जरूरत पड़ती है, कौन सा जल जरूरी होता है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा कठोर जल, यानी कि वस्त्र धोने के लिए आपको कठोर जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब चौथा का यहाँ देखिए लिखा है घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो घरेलू विधि के लिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं उबालना, ख ऑप्शन है आसवन विधि द्वारा, ग ऑप्शन है अवक्षेपण, घ ऑप्शन है क्लोरीनीकरण। तो घरेलू स्तर पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उबाल सकते हो, यानी कि चौथा का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए लिखा है जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है। का ऑप्शन है नाइट्रोजन, ख ऑप्शन है क्लोरीन, ग ऑप्शन है हाइड्रोजन और घ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल को कीटाणु रहित आपको रोकना है, उसके लिए गैस जो प्रयोग की जाती है वो गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खा, यानी कि क्लोरीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब कुएं के पानी को शुद्धिकरण के लिए क्या मिलाया जाता है, यानी कि कुएं में शुद्ध जो जल होता है बहुत गंदा, क्योंकि खुला होता है ना कुआं ना, तो यहाँ पे जितनी सारी गंदगियाँ होती है हवा के माध्यम से कुएं में पहुंच जाती हैं। तो उसको शुद्ध करने के लिए कौन सा शुद्धिकरण के लिए कौन सा पाउडर डाला जाता है। ठीक है, तो पहला है गंधक, ख ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, ग ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट और घ ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो कुएं में पानी के लिए डाला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है उसको शुद्ध करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम क्या है। ठीक है, यानी कि आसवन विधि के आसवन का एक दूसरा नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ख ऑप्शन पहले देखिए लिखा है का ऑप्शन कठोर जल, उसके बाद में लिखा है आसूत जल, प्राकृतिक जल और घ ऑप्शन है आपका मृदु जल। तो आसवन विधि का दूसरा नाम जो है वो है आसूत जल, लेकिन यहाँ पे आपसे घुमा के पूछा गया है कि आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का क्या नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है का आयरन, ख ऑप्शन है कैल्शियम, घ ऑप्शन है फास्फोरस और घ ऑप्शन है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि कठोर जल में कैल्शियम के लवण घुले रहते हैं। अगला क्वेश्चन है धुलाई के लिए किस प्रकार का जल उत्तम होता है, यानी कि आपको कपड़ा धुलना है, किसी भी चीज को धुलना है, तो उसके लिए आपको कौन सा जल जरूरी अच्छा होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए पहला लिखा है ऑप्शन मृदु जल, ख ऑप्शन है आपका कठोर जल, ग ऑप्शन है ठंडा जल, घ ऑप्शन है गर्म जल। तो धुलाई के लिए सबसे बेहतर जो जल होता है वो होता है मृदु जल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल शुद्धिकरण के लिए पहले ऑप्शन देखते हैं का साधारण नमक, ख ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, ग ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद में है घ ऑप्शन चूना। तो जल को शुद्धिकरण के लिए जो पाउडर डाला जाता है उसे कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आसूत जल किस विधि द्वारा तैयार होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है उबाल कर, ख ऑप्शन है आसवन विधि द्वारा, ग ऑप्शन है
यहाँ पे एक्वागार्ड और घ ऑप्शन है छानकर। तो अशुद्ध जल के लिए किया जाता है आसवन विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है शुद्ध जल कौन सा होता है, मतलब शुद्ध जल आपको बताना है कि किस तरह से होता है। ऑप्शन हमारा है का वायु रहित होता है, ख ऑप्शन है रंग रहित होता है, उसके बाद में ग ऑप्शन है स्वाद रहित होता है, घ ऑप्शन है नाइट्रोजन रहित होता है। तो ब्राह्मण का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रंग रहित, यानी कि इसमें कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, स्वाद रहित भी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अब हम लोग पहुंच गए हैं 22वां क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंतराशोथ यानी कि मुआदी बुखार फैलाने वाला जीवाणु होता है, कौन सा होता है। ऑप्शन हमारा है का ट्यूबरकल बेसिलस, ख ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, ग ऑप्शन है बेसिलस पर्ट्यूसिस, घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मियादी बुखार को जो जीवाणु फैलाता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, यानी कि ख ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो हैजा फैलने वाले जीवाणु का नाम बताना। पहले ऑप्शन देखते हैं। क ऑप्शन है आपका विब्रियो कैलेरी, ख ऑप्शन होता है साल्मोनेला टाइफी, ग ऑप्शन होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, घ ऑप्शन होता है एंट अमीबा हिस्टोरिटिका। तो हैजा फैलने वाले जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कैलेरी, यानी कि का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चौथा क्वेश्चन पूछते हैं कि टीएबी का टीका किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले का ऑप्शन आपसे पूछा गया है क्षय रोग होता है, या फिर होता है अतिसार के लिए, या फिर होता है टाइफाइड, या फिर कहें घ ऑप्शन टिटेनस के लिए। तो टीएबी की जो टीका लगाया जाता है वह टाइफाइड से बचने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए, यानी कि रोगी को टाइफाइड में किस प्रकार के भोजन को देना चाहिए। तो क ऑप्शन है पौष्टिक तथा गरिष्ठ, ख ऑप्शन है हल्का तथा सुपाच्य, ग ऑप्शन है मिर्च मसालेदार, या फिर घ ऑप्शन कहे उपवास रहना चाहिए। ठीक है, तो टाइफाइड के लिए जो आहार देना चाहिए वो होना चाहिए हल्का और सुपाच्य, यानी कि हल्का तथा सुपाच्य उसको आहार देना चाहिए। ख आंसर आपका सही हो जाता है। अब छठवें क्वेश्चन की बात करें, किस रोग में व्यक्ति को अत्यधिक वमन तथा दस्त होते हैं। क ऑप्शन है मियादी बुखार, ख ऑप्शन होता है अतिसार, ग ऑप्शन है हैजा, घ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है किस रोग में व्यक्ति को यानी कि उल्टी भी होती है और दस्त भी होती है। तो जो हैजा वाली बीमारी होती है तो इसमें ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो ग ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सातवें क्वेश्चन की बात करें, हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो अभी तक आपने देखा कि हैजा के बारे में 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हैजा के लिए अभी आपने तीसरे वाले क्वेश्चन में देखा कि जीवाणु कैसे फूल फैलता है। ठीक है, इसके पीछे भी आपने देखा। तो यहाँ पे आपको बताना कि हैजा किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले देखिए, दूषित हवा के द्वारा, या फिर ख ऑप्शन विटामिन के द्वारा, या फिर ग ऑप्शन शुद्ध जल के द्वारा, या फिर घ ऑप्शन दूषित जल के द्वारा, यानी कि शुद्ध जल या फिर दूषित जल। तो इसके लिए आपको राइट आंसर बताना है। 27वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो दूषित जल के द्वारा फैलता है, ना कि शुद्ध जल, ना कि विटामिन, ना कि दूषित हवा के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल के माध्यम से नहीं फैलता है। यानी इसमें चार ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में जितने 3 ऑप्शन है वो अशुद्ध जल के द्वारा फैलते हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो अशुद्ध जल के द्वारा नहीं फैलती है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। क ऑप्शन है हैजा, ख ऑप्शन है अतिसार, ग ऑप्शन है क्षय रोग या फिर टीबी कहें इसे, और घ ऑप्शन है मोतीझरा। ठीक है, मोतीझरा को कहा जाता है टाइफाइड भी। तो यहाँ पे 8वां का राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, यानी कि हैजा, अतिसार और टाइफाइड, यानी जिसे मोतीझरा कहा जाता है, ये सब अशुद्ध जल के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है 29, यानी कि 9 यहाँ पे भले लिखा है लेकिन 29वां क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए हैं। टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या होता है। तो आपको बता दो, टाइफाइड जो बीमारी होती है उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे आपने खा वाला ऑप्शन में देखा कि मोतीझरा भी कहा जाता है, इसे मुयादी बुखार भी कहा जाता है, इसे अंतरशोथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो ये क्वेश्चन का ये भी दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो देखो आप यहीं पे देख सकते हो, एक ही पेज में 1-2 क्वेश्चन मिलते जुलते आपसे पूछ लिया जाता है अलग अलग तरह से। तो टाइफाइड का जीवाणु का नाम बताना है, आशा है कि आपको पता होगा क्योंकि आपने दूसरे क्वेश्चन में इसको पढ़ रखा है। पहले ऑप्शन देखते हैं। क ऑप्शन है एनाफिलीज, और ख ऑप्शन है ट्यूबरकल बेसिलस, ग ऑप्शन है वेरियोला वायरस, और घ ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी। तो 9वां का यानी कि 32 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी कि साल्मोनेला टाइफी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण का जनजीवन है, तो इसका ऑप्शन पहले देख लें। औपचारिक संबंध है, ख ऑप्शन कोई संबंध नहीं है, ग ऑप्शन घनिष्ठ संबंध है, और घ ऑप्शन है साधारण संबंध है। तो पर्यावरण का जो जनजीवन पे संबंध है वो हम लोगों से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है,
ऑप्शन है प्राकृतिक शक्तियों एवं कारक, ख ऑप्शन है सामाजिक मान्यता एवं प्रचलन, ग ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत और घ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक पर्यावरण किससे सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण जो सम्मिलित है यानी कि मिलता जुलता है वो है आपके प्राकृतिक यहाँ पे यानी कि क ऑप्शन प्राकृतिक शक्तियों एवं कारक के द्वारा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्राकृतिक यानी कि तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन हमारा है का जनसंख्या के घनत्व को, ख ऑप्शन है खान पान को, ग ऑप्शन है यातायात के साधनों को, घ ऑप्शन है उपयुक्त सभी को। ठीक है, तो तीसरा का यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है जो हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है आपके खान पान से भी, जनसंख्या के घन से भी, यातायात के साधन यानी कि तीनों सही हो जाएगा। तो इसलिए हम राइट आंसर लगाते हैं उपयुक्त सभी को। ठीक है, ये आपका राइट आंसर सही हो जाता है। अब चौथे क्वेश्चन की बात करें यानी कि हम लोग अब पहुंच गए हैं 35 क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलित बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन है का मनुष्य, ख ऑप्शन है कीट पतंगे, ग ऑप्शन है वन्य जीव, घ ऑप्शन है पेड़ पौधे। तो जो प्राकृतिक में जो हमें ऑक्सीजन की संतुलन बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है पेड़ पौधे। ठीक है, यानी कि चौथा का घ आंसर सही हो जाता है। अब पांचवें क्वेश्चन की बात करें पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन है नगरीकरण, ख ऑप्शन है औद्योगिकरण, ग ऑप्शन है स्वचालित वाहन, घ ऑप्शन है उपयुक्त सभी कारक। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण के जो कारक होते हैं वृद्धि वाले जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं सभी, यानी कि नगरीकरण भी होता है, स्वचालित वाहन, ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल होगा, गाड़ी हो गया, तो ये सब क्या होते हैं स्वचालित वाहन होते हैं। औद्योगिकरण जो भी नाले में जो भी पाइप लगा देते हैं आ जाता है, ठीक है, आपके नदी में ऊपर धुआं उड़ता है, पानी जो बहता है, सब कुछ क्या होता है औद्योगिकरण का इधर उधर जो निकलता है सारे वेस्ट मटेरियल वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे घ ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है यानी कि 35 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। कोयला जलने से कौन सी गैस बनती है? तो कोयला जलने के लिए ऑप्शन पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, ख ऑप्शन होता है ऑक्सीजन, या फिर ग ऑप्शन है नाइट्रोजन, या फिर घ ऑप्शन है अमोनिया। तो कोयला जब जलता है तो जो गैस बनती है उसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि छठवां का ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है नाइट्रोजन का, ख ऑप्शन है ऑक्सीजन द्वारा, ग ऑप्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, घ ऑप्शन है जल द्वारा। तो पौधे वायुमंडल का जो शुद्धिकरण करते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन का, यानी कि ख आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात किया जाए, यहाँ पे देखिए लिखा है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए लिखा है कैलोरी, ख ऑप्शन होता है फारेनहाइट, ग ऑप्शन होता है डेसिबल, घ ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ग ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लाउड स्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार की प्रदूषण फैलता है? ठीक है, तो ये हमें तो लगता है कि इसका आपको आंसर बहुत एकदम अच्छे से पता होगा। ऑप्शन पहले देखते हैं वायु प्रदूषण, ख ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, ग ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, घ ऑप्शन है जल प्रदूषण। तो लाउड स्पीकर कैसा प्रदूषण उत्पन्न करता है? वो करता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, यानी कि आवाज़ वाला प्रदूषण करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? ठीक है, तो इसके लिए जल प्रदूषण भी हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण भी हानिकारक है, और वायु प्रदूषण, यानी कि इनमें से सभी आपका सही हो जाता है, यानी कि 10वां का राइट आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पहले यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया है क्या होता है 1 जून को, या फिर होता है 5 जून को, या फिर होता है आपका 21 जून को, या फिर होता है 18 जून को। तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है पर्यावरण कहते हैं, यानी कि पर्यावरण का आपसे यहाँ पे परिभाषा पूछा गया है। तो 42 का क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। हम जब तक राइट ऑप्शन बताते हैं तब तक आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोचे रहना है। ठीक है, का ऑप्शन है प्रदूषण को, ख ऑप्शन है वातावरण को, ग ऑप्शन है पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, और घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर वातावरण को कहा जाता है, यानी कि ग ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें,
अब अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो आप सभी जानते हो कि होम साइंस में कितने ब्रांच होते हैं। तो होम साइंस में आपको 5 ब्रांच पढ़ा जाता है। वस्त्र विज्ञान, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रथा शिक्षा, न्यूट्रिशन साइंस यानी कि आहार एवं पोषण विज्ञान, ये सब आपसे पूछा जाता है, यानी कि 5 ब्रांच। तो जो हम यहाँ पे क्वेश्चन आज डाले हैं ना, क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, वो हर एक पेज में अलग अलग ब्रांच से क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो अभी पीछे आपने देखा पर्यावरण से क्वेश्चन थे, उसके पहले आपने देखा कि स्वास्थ्य को लेकर क्वेश्चन, लेकिन अब इस पैराग्राफ में आप देखने वाले हो जो वस्त्र विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि कलफ वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो चौथे वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊनी वस्त्र को धोने में किसका प्रयोग किया जाता है। क ऑप्शन है नहाने का साबुन, ख ऑप्शन है सर्फ, ग ऑप्शन है कपड़े धोने के साबुन, घ ऑप्शन है रीठे का घोल। ठीक है, तो ऊनी वस्त्र के लिए जो धोने के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है रीठे के घोल द्वारा, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए लिखा है, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है। तो वस्त्रों की धुलाई के लिए जो उत्तम जल होता है, तो पहले इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन इसका पहले देखिए लिखा है कठोर जल, ख ऑप्शन है गर्म जल, ग ऑप्शन है मृदु जल, घ ऑप्शन है समुद्र जल। तो वस्त्रों की धुलाई के लिए जो जल सबसे सही होता है वो होता है मृदु जल होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क ऑप्शन है नींबू का रस, ख ऑप्शन है नमक का पानी, ग ऑप्शन है मेथिलेटेड स्पिरिट और घ ऑप्शन है कुछ नहीं। ठीक है, तो रेशमी वस्त्र में जो चमक लाया जाता है वो लाया जाता है मेथिलेटेड स्पिरिट के द्वारा, यानी कि 6वां का ग ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 7वां पूछा जा रहा है, गोंद का प्रयोग कलफ के रूप में होता है, या फिर ये भी यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया आपको, किस प्रकार के वस्त्रों में गोंद का कलफ लगाया जाता है। यानी कि क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन पूछने का जो मतलब निकल के आता है बस एक ही निकल के आता है। तो का ऑप्शन है ऊनी वस्त्रों में, ख ऑप्शन है रेशमी वस्त्रों में, ग ऑप्शन है सूती वस्त्रों में, घ ऑप्शन है रंगीन वस्त्रों में। तो गोंद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन से वस्त्र में गोंद का कलफ लगाया जाता है। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो घ ऑप्शन के लिए, यानी कि रेशमी वस्त्र के लिए गोंद का कलफ लगाया जाता है। ठीक है, और रेशमी वस्त्रों को में चमक लाने के लिए मेथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, अरारोट का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है। तो क ऑप्शन है रेशमी वस्त्रों में, या फिर ख ऑप्शन है ऊनी वस्त्रों में, या फिर यहाँ पे हो जाएगा सूती वस्त्रों में, यानी कि ग ऑप्शन आपका हो जाएगा सूती वस्त्रों में। यहाँ पे सूती वस्त्रों में आप लिख लेना अगर लिख रहे हो, और ग ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम वस्त्रों में। तो अरारोट का जो कलफ लगाया जाता है वो लगाया जाता है सूती वाले कपड़ों में, यानी कि सूती वाले वस्त्रों में, यानी कि 8वां का ग ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे देखा जाए 9वां क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा लिखा है, चावल का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है। तो चावल का कलफ देने के लिए कौन सा कलफ दिया जाता है, तो आप दिमाग में सोचे रहना, तब तक हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। का ऑप्शन है रेशमी वस्त्रों में, ख ऑप्शन होता है ऊनी वस्त्रों में, ग ऑप्शन होता है सूती वस्त्रों में, ग ऑप्शन होता है कृत्रिम वस्त्रों में। तो चावल का कलफ लगाने के लिए सूती वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर सूती वस्त्रों में कलफ लगाना तो उसके लिए चावल का कलफ लगाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, वस्त्र को धोने से पहले आपको ध्यान देना है, यानी कि वस्त्र धोने से पूर्व आपको करना है। पहला ऑप्शन है फटा वस्त्र सिल लेना चाहिए, ख ऑप्शन है शो बटन निकाल लेना चाहिए, उसके बाद में ग ऑप्शन है दाग छुड़ा लेना चाहिए, घ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो खा लिखा है यानी कि शो बटन, यानी कि जो सजावटी वाले बटन होते हैं वो निकाल लेना चाहिए, यानी कि 10वां का घ ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, रेशमी वस्त्रों के लिए रेशमी वस्त्रों में किस चीज का कलफ लगाया जाता है। ऑप्शन है का अरारोट, ख ऑप्शन है गोंद, ग ऑप्शन है साबूदाना, घ ऑप्शन है मैदा। तो रेशमी वस्त्रों के लिए जो कलफ लगाया जाता है वो होता है गोंद का कलफ। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन का ख आंसर सही हो जाता है। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नील का प्रयोग किस वस्त्रों पर करते हैं। ऑप्शन है क्या रेशमी वस्त्र, ख ऑप्शन है ऊनी वस्त्र, ग ऑप्शन है सफेद सूती वस्त्र, ग ऑप्शन है यानी कि घ ऑप्शन है रंगीन वस्त्र। तो नील का प्रयोग हमेशा सफेद सूती वस्त्र के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है का रीठे का घोल, ख ऑप्शन है अपमार्जक, ग ऑप्शन है सोडा पाउडर और घ ऑप्शन है मुल्तानी मिट्टी। तो रेशमी वस्त्र को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है रीठे का घोल होता है, यानी कि 13वां का राइट आंसर हो जाएगा क ऑप्शन रीठे का घोल।
अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अब आ जाएगा आपसे शरीर वाले क्रिया विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। अस्थि संसार में कुल अस्थियां होती हैं, वही आंसर, वही क्वेश्चन आपसे दोबारा घुमा के पूछा गया है, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। का ऑप्शन है आपका 200, या फिर खा ऑप्शन है 206, गा ऑप्शन है 216, घा ऑप्शन है 106। तो मानव शरीर में कुल जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, वो होती हैं 206, यानी कि दूसरा का खा आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अचल जोड़ कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है का कोहनी, खा ऑप्शन है खोपड़ी, ग ऑप्शन है घुटने, घा ऑप्शन है कलाई। तो अचल जोड़ जो पाया जाता है वो होता है खोपड़ी में, यानी कि 13वां का खा आंसर सही हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, कंधे के स्थान पे किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है। ऑप्शन है का आपूर्ण संधि, ख ऑप्शन है कब्जेदार संधि, ग ऑप्शन है कंदुक खलिका संधि, घ ऑप्शन है फिसलने वाली संधि। तो कंधे के स्थान पे जो अस्थि पाई जाती है उसका नाम होता है कंदुक खलिका संधि। अगला क्वेश्चन है, कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। ऑप्शन है का चल संधि, ख ऑप्शन है अचल संधि, ग ऑप्शन है फिसलने वाली संधि, घ ऑप्शन है अनावश्यक संधि। तो कपाल की जो अस्थियों में जो संधि पाई जाती है वो आपको बताना है, तो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन। पांचवा का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन, यानी कि अचल संधि। अब अगला क्वेश्चन है, हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। ऑप्शन है लोह तत्व, ख ऑप्शन है सोडियम, ग ऑप्शन है मैग्नीशियम, घ ऑप्शन है कैल्शियम। तो हड्डियों में कड़ापन यानी मजबूती लाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम के कारण हड्डी का कड़ापन होता है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। तो सातवां का यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं, लिखा है 32, ख ऑप्शन है 12, उसके बाद में ग ऑप्शन है 24, या फिर घ ऑप्शन है 28। तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती हैं वो होती हैं 24, यानी कि सातवां का ग आंसर सही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आठवां आपसे पूछा गया है, बच्चों के मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन है का 30, ख ऑप्शन है 35, ग ऑप्शन है 33, घ ऑप्शन है 40। तो बच्चों में मेरुदंड की जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 33, यानी कि ग आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन है 20, ख ऑप्शन है 22, उसके बाद में ग ऑप्शन है 24 और घ ऑप्शन है 26। तो एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड की जो अस्थियां होती हैं वो होती हैं 26, ठीक है। अब बच्चों में कितनी होती है, तो बच्चों में होती है 33 होती है। अब अगला क्वेश्चन है, घुटना किस प्रकार की हड्डी का उदाहरण है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, लिखा है कंदुक खलिका, यानी कि गेंद गड्ढा जोड़, ख ऑप्शन है चूलदार हिंज जोड़, ग ऑप्शन है कीलदार जोड़, घ ऑप्शन है फिसलने वाला जोड़। तो घुटने में जो हड्डी होती है वो होती है चूलदार हिंज जोड़, यानी कि 10वां का ख ऑप्शन सही हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन हमारा है का 2, ख ऑप्शन है 4, ग ऑप्शन है 6, घ ऑप्शन है 8। तो कपाल में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो होती हैं 2। अब इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल भी हमारा होगा क्वेश्चन का सीरीज ही, तो कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।